अब हेडिंग डालेंगे 1793 वाला एक्ट, चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1793। अरे बहुत छोटा छोटा, अगर आप इसको हिस्टोरिकल क्रम से थोड़ा दिमाग बैठा लो तो खत्म हो जाता है फट से, और टेंशन लेने, ये तो मैं बहुत एलोबरेट पढ़ा रहा हूँ। मैं सोचा था पहले सारा आज ही बता देंगे, सारा शायद नहीं हो पाएगा, बट जो हो जाएगा वो आप भूल नहीं पाएंगे। क्यों, ऐसा लग रहा है कि नहीं? याद तो आ ही रहा होगा। क्यों भैया, क्यों भाई आशीष, कोई नई बात इसमें लग रही है? कुछ नई बात नहीं है। हाँ? अरे सीधी सी बात है बेटा, दिल दिया दर्द लिया, ये फार्मूले पर ही टिका है पूरा ज्ञान। थोड़ा सा दिमाग लगाओ और ज्यादा सा कष्ट जो आने वाला है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि दर्द में भी कुछ बात होती है। अभी भाई मोरल कॉन्फिडेंस इंफॉर्मेशन से बढ़ता है ना। तो चार्टर्ड एक्ट देखते हैं 1793 में क्या लिखा है, लिखिए जरा। इसमें पहली बात तो बच्चा इस बात के लिए श्योरिटी दी गई कि अब हम 20 साल तक इसको लागू रखेंगे, है ना। लिखें, दिस, लिखें, द एक्ट एक्सटेंडेड द कंपनीज अथॉरिटीज, the act extended the company's authorities over Indian territories for the next 20 years. इस एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्ष तक के लिए आगे बढ़ाया गया, उसकी अथॉरिटी को। ठीक है, आगे लिखें, बट द कंपनीज मोनोपोली ऑफ ट्रेड्स, मोनोपोली ऑफ ट्रेड, एक काम करो यार, ऐसा लिखो, इसको थोड़ा इस लाइन को रहने दो, ये लिखो, एफर्ट्स वेयर मेड टू इंप्रूव द इकोनॉमिक सेक्टर। ये वाली लाइन हम 1813 में लिखाएंगे, जो अभी हम कटवा दिए। एफर्ट्स वेयर मेड टू इंप्रूव द इकोनॉमिक सेक्टर, आर्थिक क्षेत्र में सुधार के प्रयास किए गए। ये बच्चा 20 साल का सुन लो, जो 20 साल का हमने बताया उसमें आपको कंफ्यूजन हो तो ब्रैकेट में कहीं जगह हो डैश करके लिख लीजिए, लिखिएगा प्रिविलेज ऑफ ट्रेड्स। 20 साल क्या बढ़ाया? प्रिविलेज ऑफ ट्रेड, व्यापार का विशेषाधिकार। समझ गए? 20 साल तक कंपनी व्यापार कर सकती है, ये उसको विशेषाधिकार दिया गया 1793 में। तो 20 साल तक बढ़ा सकती, मतलब कब तक? 1813 तक। ठीक है, यह कोई बड़ी बात नहीं है जो मैंने लिखा है, आगे जो लिखा है वो ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। बड़ी बात तब होगी जब ये विशेषाधिकार खत्म किया जाएगा। तो पूछेगा कि ट्रेड का जो प्रिविलेज था कंपनी को, वो कब खत्म किया गया, ये सवाल बनेगा। क्योंकि कंपनी तो बाजार करने ही आई थी व्यापार, लेकिन उसका व्यापार कब खत्म किया गया, ये क्वेश्चन है आपका। भाई आप तो पढ़ने आए ही हैं, लेकिन आप पढ़ाई कब बंद किए, क्वेश्चन ये होगा। पढ़ाई तो आप करने ही आए, कंपनी तो व्यापार करनी है, व्यापार करना कोई सवाल नहीं है। सवाल यह है कि कब उससे व्यापार करने का प्रिविलेज छीन लिया गया। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, आर्थिक सुधार की बात की गई, आगे इसमें लिखेंगे नाउ, या ऐसा लिखें, अंडर दिस अ प्रोविजन वाज मेड to pay the salary and allowances,
of the member and employees of the board of control appointed by the emperor in England from the Indian revenue. फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यू। ये लाइन बड़ा गौर से सुनिएगा। इसी के तहत यानी इसी चार्टर में इंग्लैंड के सम्राट द्वारा नियुक्त बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य कितने बताया था? 6। ये क्या काम करते हैं? गवर्नर जनरल को वहां की गवर्नमेंट की परमिशन पर अपॉइंट करते हैं। ठीक, तो इनकी जो सैलरी होगी, सदस्यों और कर्मचारी जो इनके अलावा काम करने वाले दूसरे कर्मचारी के वेतन भत्ते भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान किया गया। अब ये पैसा इंग्लैंड के पैसे से नहीं दिया जाएगा। अब ये प्रोविजन लाया गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसके मेंबर यानी उसका दफ्तर जो चलेगा अब इंडिया के रेवेन्यू से चलेगा। अब इंग्लैंड से पैसा नहीं भेजा जाएगा। क्लियर हो गए? आगे लिखो। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त प्रोविंशियल गवर्नर्स, प्रोविंशियल समझ रहे हैं? स्टेट के गवर्नर बच्चा, वेयर आल्सो एम्पावर्ड टू वीटो अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ दियर काउंसिल, अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ दियर काउंसिल। अब इसमें नई बात क्या है? पहले हिंदी में लिख लो। प्रांतीय, प्रांतीय न समझ में अब्लिक राज्यों लिख लेना। राज्य, सूबा, ये सब प्रांत थे। सूबा तो बाद में आया मुगल काल में, इनके टाइम में प्रोविंशियल हो गया। इसीलिए आप देखे होंगे पीसीएस बोला जाता है। पीसीएस का मतलब क्या होता है? पीसीएस का फुल फॉर्म कोई बताए? हाँ, यूके पीसीएस का फुल फॉर्म क्या हुआ? यूके पीसीएस बोला, आप यूके पीएससी का फुल फॉर्म बता रहे हैं। यूके पीएससी को उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन कहेंगे, बट यूके पीसीएस को क्या कहेंगे? हाँ बच्चा, नाक एक ही है बेटा, कटनी नहीं चाहिए। हाँ, नहीं नामकरण बदल जाएगा। नाक कटी, नामकरण बदला। यूपी पीसीएस को क्या बोलोगे आप? क्यों प्रत्युष, क्या बोलेंगे बच्चा? जैसे हम यूपी पीसीएस का फुल फॉर्म कहें तो क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे? नहीं, पीएससी और पीसीएस के दो मतलब है ना, तभी तो हम इतने पीछे पड़े हुए हैं भाई। बच्चा, चाची और मामी में अंतर ही नहीं लग रहा आपको? पीसीएस और पीएससी में डिफरेंस है, तभी तो हम आपके पीछे नहा धो पड़ गए। पीएससी का मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी का मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है ना? तो जैसे उत्तराखंड में होगा तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग बोलते हैं, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपी में यूपी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, और जब यूपीएससी को बोलते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो सिविल सर्विसेज वैकेंसी निकालता है। लेकिन आप यहां बोलते हैं पीसीएस कि हम यार यूपी पीसीएस देने गए थे। आप ये कहां कहते हैं यूपी पीएससी देने गए थे? तो व्हाट डू मीन पीसीएस? पीसीएस पीएससी नहीं है। पीएससी तो पीसीएस की भर्ती करता है। पीएससी तो आयोग हो गया। जैसे आरओ की वैकेंसी क्या है? लोक सेवा आयोग आरओ की वैकेंसी निकालता, तो आरओ तो एक पोस्ट हो गई ना। ऐसे पीसीएस की वैकेंसी निकालता है। तो पीसीएस और पीएससी एक ही नहीं है। वैसे मैं दिल से बोलूं तो आधी क्लास से तो हम सोच रहे थे कि भाई चलो बच्चे नए हैं, क्या पता ना समझते हो, लेकिन यार पूरी क्लास का हाल यही रहेगा, कैसे होगा? हाँ, पीसीएस का मतलब नहीं पता, फुल फॉर्म? हाँ, ठीक बोल रहा है वो। उसका नाम है प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज।
भारत में होता है सिविल सर्विसेज का एग्जाम, जिसका फॉर्म आप भरते हैं यूपीएससी निकालता है, कहते हैं ना सिविल सर्विसेज दे रहा हूं मैं। और स्टेट है प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। प्रोविंशियल का मतलब होता है प्रांत, प्रांतीय सिविल सेवा। ये जो हमारे यहां उत्तराखंड में गवर्नर होते हैं, क्या हैं ये? प्रांतीय गवर्नर, मतलब इस हिसाब से बोले तो। और जो हमारे यहां के राष्ट्रपति हैं वो क्या हैं? आप उनको समझो कि अगर ब्रिटिश काल होता तो गवर्नर जनरल। तो चेला भी प्रोविंशियल से भी पकड़े नहीं, काहे हम रोक के बैठे थे, प्रोविंशियल बोले थे ना हमें, यार तुम लोग यार दिमाग नहीं लगाते, थोड़ा यहां वहां करके दिमाग हिला लिए होते। कभी जो है ना डाउन पाइप नहीं आती है नीचे से, जो ऊपर से डाउन पाइप में पानी पास ना हो रहा हो और उसको लकड़ी या सरिया डालने की जगह भी ना हो, मान लो नहीं बन पा रहा, तो उस पाइप को अगर नीचे जाकर ऐसे ऐसे ठोक भी दीजिए ना, ऐसे ऐसे, तब भी कुछ कचरा फचरा गिर जाता है, पानी पास होने लगता है। कोई जरूरी नहीं हर चीज में होल ही करेंगे तब होल होगा। ऐसे ऐसे आप थोड़ा मार दीजिए, हिल उल जाएगा, कुछ होगा, कचरा फचरा नीचे चला जाएगा, पानी फोर्सली फिर निकल जाएगा। मतलब ये दूसरा तरीका है पानी उस पाइप को ठीक करने का। ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है कि ये सटीक ही होगा, बट कोशिश करने में क्या हर्ज है यार। प्रोविंशियल की बात आई, हम पीसीएस की चर्चा छेड़ दिए, उस पी से पकड़ लेते हो, बार बार कह रहे हैं कि नहीं पीएससी पीसीएस अलग है, पीएससी पीसीएस अलग है। पीसीएस का मतलब होता है प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, प्रांतीय सिविल सेवा। प्रांतीय सिविल सेवा में एसडीएम वगैरह आते हैं और सिविल सेवा में आईएएस वगैरह आते हैं। चलो अब आपको बड़ी लाज आ रही हो गई अपने अंदर अंदर में, शर्म आ रही है ना थोड़ी सी, हाँ? वैसे धीरे धीरे आदमी बेशरम भी हो जाता है ना, धीरे धीरे बेशरम हो जाता है। तेरी ऐसी तैसी, नहीं आया क्या कर लोगे? हाँ, नहीं बताया, नहीं बताएंगे, आगे भी नहीं बताएंगे, आता रहेगा तब भी नहीं बताएंगे, तो कर क्या लेंगे आप पढ़ाने आए, आप ही बताइए सब। ठीक है, जो काम 1786 में गवर्नर जनरल को दिया गया, क्या दिया गया गवर्नर जनरल को? वीटो। वीटो से क्या किया? अपनी काउंसिल के फैसले को बदल सकता था। वही काम 1793 में प्रोविंशियल गवर्नर को दिया गया, क्या? वीटो दे दिया गया। वीटो से क्या होगा? वो अपनी काउंसिल के फैसले बदल सकता है, काउंसिल के फैसले को समर्थन भी कर सकता है, और पसंद नहीं है तो उसको वीटो है खत्म कर सकता है। ऐसा भी ये ठीक नहीं है, ठीक है। आजकल के गवर्नर को भी हमारे वीटो है। पार्लियामेंट अगर कोई बिल पारित करे, ये विधानमंडल, माना उत्तराखंड का विधानमंडल कोई बिल पारित कर दिया, तो बिल पारित करने के बाद, चूंकि यहाँ एक ही सदन है तो एक ही पारित करता है, उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो दोनों सदन पारित करते हैं, तो वो बिल कहां जाएगा? गवर्नर के पास। गवर्नर उसे परमिशन दे सकते हैं, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं ना। या तो सरकार ने बिल पारित किया, बोलो ठीक है भैया, सहमति हमारी तरफ से, हो गया। एक होता है कि इस पे विचार कर लो, यह भी उनको पावर है कि एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं कि आप फिर से विचार करो, उनको कुछ चीज खटक गया हो। और एक तीसरा भी है उनको, होल्ड करके रख लो, वीटो। एक और कर सकते हैं, मालूम है क्या? राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं उसको। आप ऐसा कोई पावर ला रहे हैं, हाई कोर्ट का शक्ति कम हो जाए, ऐसी कोई बिल बना रहे हैं
जिसमें किसी संवैधानिक ढांचे में कोई गड़बड़ी पैदा हो जाए, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए, तो बोले भेज देंगे हम राष्ट्रपति को। कुछ ऐसा है जेब में डाल के घूम रहे हैं, हम करेंगे ही नहीं। एक तोता परमिशन दे दिया, एक तोता हमने पुनर्विचार के लिए भेज दिया, एक होता हम कुछ किए ही नहीं, और एक होता है हम राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित। इसीलिए वीटो पावर में राष्ट्रपति से ज्यादा अधिकार गवर्नर के पास है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास यही 3 अधिकार हैं। राष्ट्रपति किसके लिए सुरक्षित रखेंगे? राष्ट्रपति या तो वीटो का इस्तेमाल करेंगे, राष्ट्रपति या तो पुनर्विचार करवाएंगे, या तो परमिशन दे देंगे। बट गवर्नर राष्ट्रपति के लिए भी रख सकता है, एक और उसके पास है मुद्दा। ठीक है, आया समझ में? तो जो प्रांतीय जो गवर्नर थे उस समय, तो 1793 के चार्टर में ये किया गया कि जो प्रोविंशियल गवर्नर हैं, गवर्नर्स, उनको वीटो पावर दिया गया कि उनके काउंसिल का अगर कोई निर्णय है और उन्हें पसंद नहीं है तो वीटो कर सकते हैं, नहीं काउंसिल की मेजॉरिटी के हिसाब से गवर्नर को चलना पड़ता था। और आपको याद होगा इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन में 1976 में पुनर्विचार का यह प्रकरण खत्म कर दिया था उन्होंने। यानी कि सरकार अगर एक बार बिल पास करके पार्लियामेंट ने दे दिया तो राष्ट्रपति को साइन करना ही है। 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 यह सरकार तब की है जब मोरारजी देसाई आए थे। इसको संशोधन करके पुनर्विचार किया गया। एक बार तो मौका दो यार, एक बार मौका दो। और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल सुने हैं कि नहीं? लाभ का पद, ये कलाम साहब जब राष्ट्रपति थे तो बहुत शोर था इसका। जया बच्चन का नाम सुने, राज्यसभा से इस्तीफा, रायबरेली से इस्तीफा इनका, सोनिया गांधी का, क्योंकि आप पार्लियामेंट्री, अनिल अंबानी का इस्तीफा, क्योंकि उत्तर प्रदेश फिल्म विकास क्या निर्माण बोर्ड बना था, उसके चेयरमैन या मेंबर थे शायद, और जया बच्चन उसकी चेयरमैन थी। तो एक व्यक्ति 2 पद का प्रॉफिट नहीं ले सकता। हमारे यहां एक पद एक व्यक्ति का चलन है, तो इनको इस्तीफा देना पड़ा था। बाद में फिर अपने इलेक्शन वगैरह लड़े। और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल कलाम साहब के गया, तो कलाम साहब ने उस पर जब उनसे बहुत पूछा गया, बहुत बाद में जब राष्ट्रपति नहीं थे, कि पूरे राष्ट्रपति के शासनकाल में आपके लिए सबसे टफ टाइम क्या था, तो उन्होंने कहा था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल। ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल तो पूरे भारत में न जाने कितने प्रकार का है, हमको समझ में नहीं आता एक जैसा क्यों नहीं बना। यहां भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है, एक जैसा कानून कर दो। आप गवर्नर भी अगर 3 स्टेट का गवर्नर बना दिया जाए तो उसको सैलरी एक ही मिलती है, और तीनों स्टेट मिल के देंगे उसको। अभी उत्तराखंड के गवर्नर को उत्तर प्रदेश का भी गवर्नर बना दीजिए। अगर उन्होंने 15 दिन उत्तर प्रदेश के गवर्नर रहे हैं तो 15 दिन उत्तराखंड का, 15 दिन उत्तर प्रदेश के लोग मिलकर के उनको सैलरी देंगे। ऐसे नहीं कि उत्तर प्रदेश से भी ले रहे हैं सैलरी और यहां डबल सैलरी नहीं होगी। आपका पे बैंड होता है। आप अगर एडिशनल सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी एडिशनल वगैरह हैं, और आप जिले में भेज दिए गए डीएम, तो आप डीएम के तौर पे जानते हैं कितना नौकरी करते हैं? एज ए डीएम कितनी नौकरी करते हैं? सिर्फ नौकरी ही करते रहते हैं, केवल नौकरी करते रहते हैं, दिन रात नौकरी करते रहते हैं, सोते जागते नौकरी करते रहते हैं। डीएम का मतलब, एसएसपी का मतलब, ये सब क्या है? दिन रात मिनट दर मिनट रोज हमेशा अनवरत नौकरी करते रहते हैं, और सैलरी वही मिलती है। लेकिन यही पीएचक्यू में भेज दीजिए, और आईएसओ डीएम को उठा करके सचिवालय में भेज दीजिए, तो 9 बजे गाड़ी सचिवालय गेट में घुसेगी, 5-6 बजे निकल जाएगी, और सैलरी वही है। और 6 नंबर पुलिया से टमाटर भी खरीदते चले आएंगे वो। मैडम का फोन आ जाएगा, टमाटर खत्म है।
अरे यार राघव, जरा यार रोकना भाई टमाटर की दुकान पे। आईएएस ऑफिसर, अरे तो सब खाते पीते आईएएस ऑफिसर कोई नया सींग लगा होता है उनमें? वो भी बीवी बच्चों के बीच होते हैं। बहुत सारे आईएएस से जब मिलेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, ऐसे ही रहते हैं, आपसे ज्यादा डांट खाते हैं। हम तो आपको कम डांटते हैं, वो ज्यादा डांट खाते हैं। आजकल बारिश हो रहा है, देख रहे हो कितना तूफान बचा है, कितने अफसर क्या क्या डांट खा रहे हैं, आपको क्या मालूम? अरे भाई कोई बताने आ रहा है क्या? कुछ चीज आगे आ गई तो आप जान जाते हैं, नहीं तो बहुत सारे सिस्टम चलाने में, जैसे घर परिवार समाज चलाने में बहुत सारे दिक्कतें रहती है, ऐसी सरकार भी तो है। मंत्री डांट खाता है, अफसर डांट खाता है, कर्मचारी डांट खाए, सब डांट खाते हैं कम ज्यादा। पब्लिक किसी को डांट देती है उठा के? पब्लिक तो माई बाप। कहीं पुल बह गया, कहीं पर भवन गिर गया, कहीं इनक्लोज कर लिया, कहीं ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, तो जितने अधिकारी सबके हाथ पैर नहीं फूले हैं क्या? ये रेड अलर्ट नहीं जारी होता है? ये सबसे हम लोग रेड अलर्ट से सोचते हैं बहुत बारिश होगी, बस इतना सोचते हैं। वो सोचते हैं बहुत बारिश के बाद हमारी मुसीबत क्या बढ़ने वाली है। घर आपका डूबेगा, मुसीबत डीएम का हो जाता है। गाड़ी खाई में आप लेके चले जाते हैं, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, दरोगा, सिपाही का मुसीबत पैदा कर देते हैं वहां। ये जितने इस तरीके की नौकरी वाले हैं बेटा, रोज नौकरी मिनट दर मिनट करते हैं। ठीक है ना? काम भी आते हैं लोगों के, बढ़िया से काम करते हैं लोगों के लिए, बहुत अच्छे अच्छे काम कर देते हैं, हमारी जिंदगी में बहार रहती है। ठीक है, 3 महीना जो बारिश है ना, जो एग्जीक्यूटर हैं, डीएम, एसएसपी, डीएसपी, तहसीलदार, एसडीएम जो भी हैं, सब परेशान रहेंगे। कहीं लैंडस्लाइड हो रही गई है, देखते नहीं कितनी सड़कें टूट गई है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कोई भी स्टेट बचा है, सब बह गए। बचाना है, जवाब देना है, रिपोर्ट तैयार करो, मीटिंग हो रही है, एनडीआरएफ कहाँ, ये कहाँ, वो कहाँ, सबके साथ मिल के। और आप सोएंगे? बस आज ये तैयारी के टाइम में थोड़ा मोड़ा सो लीजिए। क्या बोला, गोरे रंग पे इतना गुमान न कर। ये 22 साल 23 साल में जो गबरू जवान दिख रहे हैं ना, ये सब ढलने वाला है। जिम्मेदारियां जो होती है ना, सब सिखा देती है। भैरव सिंह शेखावत का नाम सुने हैं कि नहीं? सुने हैं? उपराष्ट्रपति रहे, बीजेपी के लीडर, राजस्थान के मुख्यमंत्री, बाद में उपराष्ट्रपति बने। उनसे पूछा गया कि आप तो बीजेपी के लीडर हैं, अब उपराष्ट्रपति बन गए, इतने साल तक आप भारतीय जनता पार्टी की सेवा की, कहीं ना कहीं दिल में तो भाजपा बसती होगी, तो न्याय कैसे पूरा कर पाएंगे? मतलब बायस भी हो सकता है ना आदमी जैसे। तो उन्होंने एक शब्द बड़ा अच्छा बोला था। देखो, अनुभवी आदमी जो बोलता है ना, बड़ा मार्के की चीज बोलता है, इसलिए कभी इन लोगों की बात समझ लेना चाहिए, सुनना चाहिए। उन्होंने कहा था एक लाइन की बात, कुर्सी काम सिखा देती है। जिस जिम्मेदारी की कुर्सी पे व्यक्ति बैठता है ना, वो कुर्सी स्वयं एक प्रशिक्षण देने लगती है। तो यह बात आप समझ गए, ज्यादा लंबा नहीं खींच रहे हैं, नहीं तो आप लोग उकताने लगोगे। आगे दूसरा वाला देख लेते हैं। कहां पे पहुंच गए? प्रांतीय गवर्नरों को अपनी परिषद के निर्णयों के विरुद्ध वीटो की शक्ति प्रदान की गई। इंग्लिश में लिख लिया था बेटा, हिंदी वाले लिख लिए। इसके अतिरिक्त प्रांतीय गवर्नरों को भी अपने परिषद के निर्णयों के विरुद्ध शक्ति प्रदान की गई। हाँ, तो जो 1786 में गवर्नर जनरल को दिया गया, वही 1793 में, ठीक है, नेक्स्ट 5-7 साल में, 10-8 साल में, हाँ 8 कितना, 4-3-7 साल में गवर्नर को दे दिए। इतना तक तैयार, छुट्टी, नेक्स्ट लिखिए। अब इन्होंने क्या किया था, 20 साल तक के लिए व्यापारिक जो उसका विशेषाधिकार था कंपनी का बढ़ा दिया था। 20 साल तक कितना होगा चेला? 1813। तो अब आप लिखेंगे नेक्स्ट में,
क्या लिखा? 1830 लिखिए, चार्टर एक्ट। द एक्ट एक्सटेंडेड, फिर वह लाइन है, इसमें भी 1830 में लिखिए 20 ईयर्स। अब पूरा सेंटेंस मत लिखिए, द एक्ट एक्सटेंडेड, है ना, 20 ईयर्स कर लीजिए, 20 साल के लिए। फिर क्या किया? हाँ बच्चा, फिर बढ़ा दिया। तो अब 20 साल कब आएगा? 33 आएगा। मतलब आप ऐसे समझ लो, अब 20 साल के पहले कुछ नहीं आने वाला, बढ़ा दिया तो बढ़ा दिया। इसमें लिखिएगा, बट द कंपनीज मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद इंडिया वाज एबॉलिश्ड। परंतु भारत के साथ व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया, यानी कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। ठीक है, पहले दिया था, अभी खत्म कर दिया। आगे, नाउ एनी ब्रिटिश सिटीजन, जब एकाधिकार खत्म होगा तो मोनोपोली खत्म होगा, तो कोई भी ब्रिटिश सिटीजन व्यापार कर सकता है। नाउ एनी ब्रिटिश सिटीजन कुड कम टू इंडिया फॉर बिजनेस। कोई भी ब्रिटिश नागरिक व्यापार के लिए भारत आ सकता है। ठीक, और या प्रीचिंग, प्रीचिंग समझते हैं क्या होगा? धर्म प्रचार। हा? या तो व्यापार के लिए कोई ब्रिटिश नागरिक आ सकता, और प्रीचिंग, धर्म प्रचार के लिए। एंड इस्टेब्लिश्ड मिशनरीज, है ना, और मिशनरीज स्थापित कर सकता है, मिशनरियों को स्थापित कर सकता है। यहां से ईसाई धर्म का रास्ता खुलता है। क्या समझे? हम आपके दिल में रहते हैं। देखो, दिल पे बहुत पिक्चर बनी है। अब ये बताने आ रहे हैं कि हम आप हमारे दिल में रहते हैं। अच्छा कपड़ा पहनेंगे, अच्छी बातें बताएंगे, अच्छी सुविधा देंगे, और एक वक्त के भोजन से बेटा, इस देश का इतिहास बताता है कि एक वक्त के भोजन पर हिंदुओं को ईसाई बना दिया गया। दुनिया में किसी भी देश, चाहे अफ्रीका चले जाइए, चाहे लैटिन अमेरिका चले जाइए, एशिया चले जाइए, जो तीसरी दुनिया के देश हैं, जो बड़ी जिल्लत झेले हैं, जो 50s के टाइम में आजाद हुए, कई 80s के टाइम में, चौथी दुनिया, तीसरी दुनिया इनकी बात। जिस मुफलसी में जीवन बहुत सारे लोगों ने, यहां रहने वालों ने काटे हैं, जहां रोशनी का एक कतरा के लिए लोग तरसे हों। लोग 2 वक्त की रोटी की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं एक वक्त का आधा भोजन के लिए तरसे हों। वहां पर अगर धर्मांतरण को इस आधार पर प्रोपेगेंडा किया जाए कि हम आपको भोजन देंगे, मात्र एक आधार बना लो कि हम आपको भोजन दे देंगे, हम आपको 2 वक्त की रोटी दे देंगे, यह तय है कि इतने मात्र से धर्मांतरण संभव है। अरे यार, एक वक्त की रोटी पर धर्मांतरण हो गया। बेरियर एल्विन का अगर आपने नाम क्यों सुनेंगे, आप क्यों सुनेंगे?
बेरियर एल्विन एक थे, वो भी एक पादरी थे। मध्य भारत की जनजातियों के बीच में वो एक मिशन पे थे, मिशनरीज मिशन पे। उन्होंने वहां की दुर्गति को देखा, वहां के हालात को देखे। उनको यह चैलेंज बड़ा कमजोर लगा। मैं जैसे आपको आईएएस के लिए पढ़ा रहा हूं, पीसीएस के लिए पढ़ा रहा हूं, तो एक बार तो समझ में आता है कि ये चैलेंज है कि विद्यार्थी को कैसे पढ़ाया जाए, कैसे लिखाया जाए, कैसे उसकी राइटिंग स्किल बड़ी की जाए, कैसे कोर्स कंप्लीट किया जाए, कैसे हर हाल में क्लास में बना रहे, आता रहे, समझता रहे। ये हेल्थ को लेकर, टाइम को लेकर, प्रेजेंस को लेकर, तीज त्योहार को लेकर, कहीं आना जाना, उसको लेके बीच में 100% पढ़ाई की तरफ रहना एक चैलेंज है। लेकिन उन्होंने देखा कि हम जिस मिशन पे उसमें तो कोई चैलेंज ही नहीं है। यानी अगर हम किसी व्यक्ति को शाम को उसको भोजन दे दें तो सवेरे वो ईसाई बनने के लिए तैयार है, कोई चैलेंज ही नहीं है। अरे यार, चैलेंज तो मेरे सामने है कि मुझे ईसाई का पाठ पढ़ाओ, 1 साल पढ़ाओ, 2 साल पढ़ाओ, 5 साल पढ़ाओ, और जितना तुम मुझको ईसाई का पाठ पढ़ाओ उतना ज्यादा मैं हनुमान चालीसा रटूं, उतना ज्यादा मैं मंदिर जाऊं। ये चैलेंज बहुत बड़ा है ना आपके लिए। क्यों क्यों चैलेंज आपके लिए बड़ा है? काहे भाई? तुम जितने तरीके से तुम ईसाई बनाने की कोशिश करोगे, उससे 10 गुने तरीके से हम अपने हिंदू धर्म, अपने सनातनी धर्म का उदाहरण दे देंगे तुमको। जिस चीज को तुम साल भर में बता रहे हो, मैं पूरी जिंदगी ढोता चला आया हूं, वो ज्यादा रहेगा ना। और फिर समझदारी कहां गई है? लाइफ स्टाइल कहां गई? हमारी लाइफ स्टाइल तो कुछ और हो गई है ना। उसको रातों रात कैसे बदल सकते हैं? हाँ, एक सूरत में बदली जा सकती है, एक सूरत में। उसके आगे की थाली छीन लो, उसको दरिद्रता के दलदल में झोंक दो, उसके अपनी जिम्मेदारियां, अपने बीवी बच्चों के रोटी कमाने के लायक मत छोड़ो, और आंखों में उसके तमाम तरीके के दिवा स्वप्न जो हैं वो धुंधले हो जाएं, और उसके इस अवस्था में उसको बोलो कि हम तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे घर परिवार को परवरिश देंगे, सुविधा देंगे, सिर्फ एक काम करो, तुम हिंदू धर्म छोड़ के ईसाई बन जाओ। यहां पर यह तीर निशाने पर ही लगेगा। मध्य भारत के आदिवासियों के बीच में आप क्या समझते हैं? बेरियर एल्विन का दिमाग हिल गया, तेरी ऐसी की तैसी। बेरियर एल्विन ने मिशन छोड़ दिया, कोई चैलेंज नहीं बनाना किसी की ईसाई फिसाई, कुछ नहीं दर्शन। उन्हीं के बीच रहने लगे, उन्हीं की लड़ाई लड़ने लगे, उन्हीं के विकास की चिंता करने लगे, वहीं घर बसा लिए। यूं कहा जाए तो बेरियर एल्विन एक ईसाई होकर के सनातनी धर्म को अपना लिया, हिंदू धर्म अपना लिया, भारतीयता को अपना लिया। अरे यार, दिल तो दिल ही होता है ना राजू। किसी का दिल का साइज इतना बड़ा नहीं है कि पूरी दुनिया को बोझ उठा सके और गम उठा सके, और कोई का इतना छोटा नहीं है कि हर हाल में, इतना हर परिस्थिति में शोषण, एक्सप्लॉयटेशन कर सके। देश आजाद हुआ, नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बने। नेहरू जी को चिट्ठी लिखा करते थे, वो भारत में ही बस गए नहीं, इंग्लैंड फिंग्लैंड कहीं नहीं गए। वो चिट्ठी लिखते थे। चिट्ठी का मजनून का एक लाइन आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री महोदय, आपके भारत में एक नन्हा भारत सिसकता है, आपके भारत में एक नन्हा भारत सिसकता है। बेरियर एल्विन ने जो एक नन्हा भारत कहा,
वो उन आदिवासियों के लिए कहा जहां रोजगार नहीं है, सभ्यता नहीं है, शिक्षा नहीं है, चिकित्सा नहीं है, सुविधा नहीं है, जहां मानव होने का कोई अर्थ नहीं है, वह नन्हा भारत से सकता है। कोई भी सरकार हो, कोई भी परिस्थिति हो, सरकार कितनी भी बड़ी हो जाए, लेकिन परिस्थितियों के आगे अगर वो काम नहीं कर पा रही तो कमजोर हो जाएगी। कालखंड अलग था, विचार अलग हैं। उस कालखंड में जाएंगे तो नेहरू भी इतने गए गुजरे प्रधानमंत्री नहीं थे, बहुत अच्छा काम किए। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि एक नन्हा भारत शीर्षक रहा जो बैरियर एल्विन ने कहा, और आप माने या ना माने, इस हकीकत को पड़ताल करके देखेंगे तो नन्हा भारत कभी जवान भारत भी तो होगा। 90s के टाइम तक मध्य भारत के इलाके की जो नक्सलवाद था वो हथियार नहीं उठाता था। आज जाके देखिए वहां का नक्सलवाद हिंसा में कैसे तब्दील हो गया, क्योंकि उस नन्हे भारत का किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। ये वही नन्हा भारत है, चाहे नक्सलवाद, उग्रवाद, आतंकवाद, जो भी नाम देना हो दे दीजिए। डॉक्टर डीएन द्विवेदी, हाँ शायद यही नाम था, आदिवासियों के गांधी कहा जाता उनको। 1987 में अंतिम एससी एसटी कमीशन की रिपोर्ट, अंतिम इसलिए बोल रहा हूं कि एससी एसटी कमीशन का चेयरमैन आईएएस ऑफिसर होता था, सीनियर आईएएस, बीडी शर्मा, डॉक्टर बीडी शर्मा। आप गूगल सर्च करना, डॉक्टर ब्रह्मदत्त शर्मा जो है एससी एसटी कमीशन के एज आईएएस अंतिम चेयरमैन थे। उन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया। आर वेंकट रमण साहब उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे। हमने एक किताब में पढ़ा है जो ट्राइबल इंडिया की किताब है। उस किताब का जो भाव है, जो चिट्ठी डॉक्टर बीडी शर्मा ने राष्ट्रपति को लिखा, चिट्ठी बहुत बड़ी है लेकिन मैं छोटा सा जो भाव बता रहा हूं आपको। वो किताब में चिट्ठी छपी है कि राष्ट्रपति महोदय, मध्य भारत में जो काम आपकी कैबिनेट को करना चाहिए वो वहां के नक्सलवादी कर रहे हैं। आपके कैबिनेट से अच्छा तो वहां के नक्सलवादी हैं। मैंने क्या बोला था, 90 के पहले तक नक्सलवाद हथियार नहीं उठाता था। ये वही नन्हा भारत है जो इसका बैरियर एल्विन ने चिंता की थी। कुछ ध्यान जो है ना बच्चा, जाता नहीं है, और ध्यान चला जाए तो जल्दी वापस न आए तो वहां कायाकल्प हुए बिना रहता भी नहीं। हमारी सरकारों ने ढोल बहुत पीटा लेकिन सुर विकास का नहीं निकाला। नक्सलवाद हमारी सरकारों की गलतियों का परिणाम है। नक्सलवाड़ी जो व्यवस्था है ये कोई बाहर से आए हुए आतंकी नहीं है, ये हमारी गवर्नमेंट का फेलियर का ढोल है जो रोज अक्सर पीटते हुए दिखता है। ये वही लुंगी बनियान वाले हैं जो खेतों में काम करते हैं, अपने बीवी बच्चों के बीच रहते हैं और हथियार भी उठाते हैं। कहां खोजोगे? गांव में रहता है कोई, रात भर लूटे और बाद में खेत जोतता हुआ मिल जाए सवेरे, तो क्या डकैत, कैसे बताओगे डकैत? समझ गए ना? तो